अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर दो बड़े ही अहम किस्म के इख्तिलाफ़ी नोट सामने आए हैं। गो कि ये नोट्स काफ़ी तवील अरसा के बाद आए हैं, मगर इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 3 ऐसे नोट हैं जो आइंदा आने वाले चीफ़ जस्टिस उनकी जानिब से लिखे गए हैं। और ये मामला है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, जहाँ पर आपको याद होगा उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने एक ऐसा कानून बनाया था जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब और उनके जो हम ख्याल जजेस साहिबान थे उनको एक साइड पर करने के लिए, या ओवरऑल जो बेंचेस की तश्कील है उस पर असरअंदाज होने के लिए एक कानून बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसमें 3 रुकनी कमेटी को ये इख्तियार दे दिया गया था कि अब वो 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी 184(3) के केसेस किस बेंच में लगेंगे और उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना है तो कब किया जाना है। उसके ऊपर आपको याद होगा गो कि फ़ैसला तो अक्सरियती फ़ैसला वही था जिसमें उस कानून को बरकरार रखा गया था। और अब 3 रुकनी कमेटी जो है वो फ़ैसला करती है, जिसमें मौजूदा अगर उसकी मैं तश्कील की बात करूँ तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तहम जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने अपना एक अलग से जजमेंट लिखा है जिसको हम इख्तिलाफ़ी जजमेंट कहेंगे। उस जजमेंट को जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने कुछ अहम नुकात उठाए हैं, मगर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जस्टिस शाहिद वहीद का एक अलग से इजाफ़ी इख्तिलाफ़ी नोट, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके कुछ नुकात और काफ़ी तवील हैं और मैं आपके सामने ये रखता हूँ और आपको अंदाज़ा होगा कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि गो कि ये एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, समझ में आता है। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो जजेस साहिबान नोट लिख रहे हैं ये आइंदा आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं। तो क्या इस नोट से हम ये समझें कि आइंदा आने वाले चंद सालों में ये जो कानून जिसे फुल कोर्ट ने दरअसल दुरुस्त करार दिया है, इसे रिवर्स भी किया जा सकता है और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को बाइख्तियार कर दिया जा सकता है और हुकूमती उस कानून को गैर मौसर किया जा सकता है। तो इस हवाले से ये नोट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में चल क्या रहा है। लिखते हैं कि जो आर्टिकल 191 है, मैं पहले शायद वही साहब का नोट पढ़ रहा हूँ। आर्टिकल आइन का 191 उसका सहारा लेने की इजाज़त मिली तो अदालती मामलात में बज़रिया ऑर्डीनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफ़ा सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए ही मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज़ नहीं किया जा सकता। जजेस कमेटी अपने रूल्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ही बना सकेगी। ये वो कमेटी है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी कायम की गई थी। फिर वो ये कहते हैं कि जजेस की जो 3 रुकनी कमेटी है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मौजूद खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकेगी। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर जजेस कमेटी का कोई रुकन मौजूद ना हो तो उसकी जगह कौन लेगा, बड़ा अहम सवाल है। और बड़े अहम सवालात आज इस नोट के अंदर उन्होंने मज़ीद उठाए हैं। वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक कोई दूसरा जज किसी कमेटी मेंबर की जगह नहीं ले सकता। अगर कमेटी के 2 अरकान चीफ़ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फ़ैसला करें तो क्या होगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको मालूम होता है कि वो इंतज़ामी सरबराह होते हैं और वो आगे ज़िक्र भी कर रहे हैं। अब चीफ़ जस्टिस को अगर वो 3 रुकनी कमेटी जिसमें चीफ़ जस्टिस मौजूद है, मगर अक्सरियत कह देती है कि चीफ़ जस्टिस साहब आप सुप्रीम कोर्ट की फ़लाँ रजिस्ट्री चाहे कोयटा, पेशावर या कराची में, लाहौर में जाकर बैठें और मुकदमात की समाअत करें, तो उनको करना होगी क्योंकि उस 3 रुकनी कमेटी का ये अक्सरियती फ़ैसला है। तो इस ऐसी सूरत में होगा क्या। फिर वो ये कहते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी सरबराह होते हैं, उन्हें दूसरे सूबे भेजने के नताइज संगीन होंगे और अगर एक रुकन बीमार और दूसरा मुल्क से बाहर हो तो एमरजेंसी हालात में बेंचेस की तश्कील कैसे होगी। कानून में इन सवालात के जवाबात हैं ही नहीं, ना ही जजेस कमेटी उनका कोई हल निकाल सकती है। गो कि हमने एक मिसाल ऐसी देखी है रिसेंट पास्ट में, जब दिसंबर 2023 के अंदर आपको याद होगा इमरान खान साहब की साइफ़र केस की एक अपील आई थी सज़ा के ख़िलाफ़ और ज़मानत की अपील थी, जिस पर उस वक्त चीफ़ जस्टिस बैरून मुल्क में थे। तो कायम मकाम जो चीफ़ जस्टिस थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने उस वक्त जो दस्तियाब सीनियर तरीन जजेस थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या आफरीदी, क्योंकि वो सीनियरिटी में उस वक्त तीनों आते थे, उन तीनों ने आपस में मुशावरत की और तय किया कि इमरान खान साहब की जो अपील है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना है। और ये बात उन्होंने अपने ऑर्डर में बल्कि कोर्ट रूम के अंदर भी बताई थी, लेकिन ये कानून में नहीं लिखा। उन्होंने अपने तौर पर इसकी तशरीह की और ये हल निकाला। जो जस्टिस शाहिद वहीद हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका असल हल कानून में तो नहीं दिया गया, जिस कानून में कमेटी तश्कील दे दी गई है। वो ये कहते हैं कि कानून इन सवालात के जवाबात
कानून में इन सवालात के जवाबात नहीं हैं, ना ही जजेस कमेटी इनका कोई हल निकाल सकती है। आइन के मुताबिक आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें काबिल समाअत होने उनका जो काबिल समाअत होना है वो अदालत में ही मुमकिन है, और जजेस कमेटी इंतज़ामी तौर पर किसी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फ़ैसला नहीं कर सकती। फिर वो आगे आते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो सेक्शन 3 है और 4 वो भी आपस में मुतज़ाद हैं। सेक्शन 3 के जो सेक्शन 3 के मुताबिक 184(3) की बुनियादी हकूक़ का केस 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है, जबकि सेक्शन 4 के मुताबिक बुनियादी हकूक़ के मामले की तशरीह सिर्फ 5 रुकनी लार्जर बेंच कर सकता है। अब आगे बड़ा अहम नुकता है, वो ये कहते हैं सेक्शन 3 समाअत और आइनी तशरीह की इजाज़त देता है, जबकि सेक्शन 4 जो है वो पाबंदी लगाता है। सुप्रीम कोर्ट के हर दूसरे मुकदमे में आइन की तशरीह दरकार होती है, और हर केस पर अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनने लग गए तो उस पर ज़ेर इल्तवा जो 50,000 इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात हैं उनके फ़ैसले कैसे होंगे। क्योंकि हम यहाँ पर अक्सर बात करते हैं, हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं वो भी ये उज़र पेश करते हैं कि जो लार्जर बेंचेस होते हैं या इवन फुल कोर्ट बेंचेस जो होते हैं उनकी वजह से दीगर जो मुकदमात हैं वो मुतासिर होते हैं, और यहाँ पर उसी एक पॉइंट को जवाज़ बनाकर अब जस्टिस शाहिद वहीद भी अपना पॉइंट रेज़ कर रहे हैं जो कि बड़ा वैलिड है। इस नुक्ते में वो ये कहते हैं, इस नुक्ते से ये साबित होता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून फ़राहमी इंसाफ में कितनी बड़ी रुकावट बनेगा। कानून की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है कि अदलिया को आज़ादी से बग़ैर किसी मुदाखलत काम करने दिया जाए। और फिर वो यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो आइन से मुतसादिम है। जो बेंच की अक्सरियत है वो गलत नतीजे पर पहुँची है जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। अब ये उस बेंच की बात कर रहे हैं जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने ऑफिस का ओथ लेने से लेते ही उसी रोज़, बल्कि हमें याद है हम लोग ईवान सदर में उनकी तकरीब हलफबरदारी में मौजूद थे, वहीं पर हमें कुछ ज़राए से ये मालूम हुआ था कि चीफ़ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिस पर जो पहले के चीफ़ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने एक हुक्म इम्तना दे दिया था और उस कानून को उन्होंने सेट असाइड कर दिया था अबूरी तौर पर। मगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने हल्फ लेते ही सबसे पहला काम ये किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और उसके ऊपर फुल कोर्ट बना दिया। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के दस्तयाब जजेस थे उन पर मुश्तमिल जो बेंच था उसने समाअत की 17 सितंबर को, गालिबन 17 या 18 सितंबर को, 17 को उन्होंने हल्फ लिया था। 18 सितंबर को पीर का दिन था और उस समाअत से तकरीबन कुछ देर कबल चीफ़ जस्टिस ने कमेटी रूम में तमाम जजेस का एक फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया था और उस रोज़ पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जो अदालती कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर किया गया था। और बाद अज़ां रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होने के बाद 5 अक्टूबर को ये फ़ैसला सुनाया गया और अक्सरियत ने यह तय किया कि ये कानून जो है दुरुस्त है, जबकि अक्सर जजेस ने इख्तिलाफ़ किया, वो हमने आपको बता दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि जो बेंच की अक्सरियत है वो गलत नतीजे पर पहुँची है जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। इख्तिलाफी नोट लिखने का मकसद भी उन्होंने यहाँ पर बता दिया, इसकी बुनियादी वजह भी बता दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे इस इख्तिलाफी नोट का बुनियादी मकसद ये है कि मुस्तकबिल में जो ये गलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में हुई है इसकी इस्लाह की जाए या होनी चाहिए। और ये मुझे वो पैगाम मिल रहा है इसमें कि ये क्योंकि जो नोट लिख रहे हैं ये कोई आम जज नहीं है, ये आइंदा आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं। मैं जस्टिस शाहिद वहीद की बात कर रहा हूँ और ये शायद इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि जब वो चीफ़ जस्टिस होंगे या उनके हम ख्याल जजेस अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे वो शायद इस कानून को रिवर्स भी कर सकते हैं। और ये जो इख्तियार दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हासिल है अपने रूल्स में तरमीम करने का, वो शायद वापस उनको मिल जाए और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर दे, डिज़ोल्व कर दे। वो ये कहते हैं कि हुकूमत, यहाँ पर उन्होंने हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत मखसूस मुकदमात में मर्ज़ी के बेंचेस बनाए तो ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो सारा मामला है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का और एक रिव्यू एक्ट भी आया था जो बाद अज़ां हुकूमत ने वापस ले लिया था। उसका मकसद उस वक्त यही था कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से टफ़ टाइम मिल रहा था, PDM की हुकूमत को इंतखाबात का केस भी चल रहा था और इसी तरह दीगर भी कई अहम मुकदमात थे। ऑडियो लीक्स का भी एक मामला था, उस पर चीफ़ जस्टिस ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जो कायम हुकूमत की जानिब से कायम करदा ऑडियो लीक्स कमीशन था उसको काम करने से रोक दिया था। तो उसके जवाब में फिर हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि क्यों ना चीफ़ जस्टिस के ही हाथ काट दिए जाए
और उनके जो इख्तियारात हैं वो 3 जजेज़ में बांट दिए जाएँ। इससे 2 मकासद हासिल हुए। एक तो अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाने में उनको आसानी हुई, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक दरार थी, जो इख्तिलाफ़ात की एक उन्होंने ईंट लगाई थी, वो आज अच्छी खासी तवाना हो चुकी है, वो दीवार बन चुकी है। और अब हम देख रहे हैं कमरा अदालत के अंदर बैठकर भी जजेस साहिबान एक दूसरे से खुलकर न सिर्फ इख्तिलाफ़ कर रहे हैं बल्कि नोक झोंक भी उनके दरमियान हो रही है, और जिसकी मैं ये समझता हूँ कि जवाज़ हमारी अदलिया ने ख़ुद दिया था। अगर उस वक्त हमारी अदलिया स्टैंड ले लेती और बताती हुकूमत को कि भाई हमारे मामलात में आप मुदाखलत ना करें, हमने अगर अपने रूल्स में तरमीम करनी है तो हम ख़ुद करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी पावर्स सरेंडर करना पड़ी, और अब हुकूमत के कहने पर सुप्रीम कोर्ट चल रही है। इसके अलावा और इसमें अगर मैं कुछ ऐड कर दूँ, इसमें एक और एडिशन अब रिसेंटली आपको याद होगा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी, जुडिशल कमीशन रूल्स मेकिंग कमेटी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में एक कमेटी कायम की गई थी जिसने रूल्स बनाने थे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती और तकर्री का तरीक़ाकार के हवाले से। उन्होंने उन रूल्स पर काफ़ी अरसा काम किया, उन रूल्स को तैयार किया और तजावीज़ तैयार कर ली जो तरमीम करनी थी रूल्स के अंदर। मगर जिस रोज़ जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया उसी रोज़ वफाकी हुकूमत ने या जो वज़ीर कानून है उन्होंने अदालत को आगाह किया कि हम इस ज़मन में भी एक आइनी तरमीम ला रहे हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है अपने तौर पर इन रूल्स को अमेंड ना करे। उस पर भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना चाहिए था, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को इस मामले पर स्टैंड लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये जो रूल्स हैं इनको तब्दील करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, हुकूमत इन मामलात में मुदाखलत ना करे, इससे अदलिया कमज़ोर होगी। मगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने वेलकम किया उस तरमीम को और उस इजलास को ही मौखर कर दिया, और यूँ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की सरबराही में कायम कमेटी की जानिब से तैयार करदा जो रूल्स थे या तरमीम थी वो कूड़ेदान में फेंक दी गई। अब जो मेन इसमें जजमेंट आई है गो कि उसमें नुकात कम है, लेकिन वो ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस इस वजह से है उसकी कि उस पर 3 जजेस साहिबान के दस्तखत हैं। एक हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, दूसरी हैं जस्टिस आयशा मलिक और तीसरे हैं जस्टिस शाहिद वहीद। ये जो जजमेंट है जिसको हम इख्तिलाफी जजमेंट कह रहे हैं, इसमें अब जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर की है, वो ये लिख रही हैं कि सादा कानून साजी से अपील का हक़ नहीं दिया जा सकता। जो आइन का आर्टिकल 184(3) है उसमें अगर अपील आपने देनी है तो वो आइनी तरमीम के ज़रिए ही मुमकिन है, वो सादा कानून साजी के ज़रिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो आइन का एक आर्टिकल है और आइन में अगर आप तरमीम नहीं करेंगे और सादा कानून साजी के ज़रिए आइन को अगर आप बदलेंगे तो ये बात गैर मुनासिब है और गलत है। जहाँ तक बात है इस अपील का, तो ये अपील वो है जो आपको याद होगा 184(3) के अंदर आज से पहले, यानी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसके नफाज से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो 184(3) के मुकदमात थे उनमें अपील का हक़ नहीं था, उनमें सिर्फ एक रेमेडी थी, वो थी रिव्यू की, और रिव्यू वही बेंच सुनता है जिसने अपील सुनी होती है। लिहाजा यहाँ पर अब तब्दीली ये की गई हुकूमत की जानिब से कि 184(3) के तहत भी इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ दे दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ही अपील सुन सकेगी। ये पहले भी एक ऐसा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं उनमें, वो आर्टिकल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 204 है जो तौहीन अदालत का है, उसमें भी एक वाहिद वो एक आर्टिकल है जिसमें इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ है। ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फ़ैसले हैं सिविल फौजदारी, उनमें अपील का कोई हक़ नहीं है, सिर्फ रिव्यू की जुरिस्डिक्शन इन्वोक होती है। यहाँ पर ये दूसरी दफ़ा होगा जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ 184(3) के केसेस में दिया है। गो कि मेरी अपनी ज़ाती जो राय है वो यही है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था, मगर इसमें जो तरीक़ाकार अपनाया गया है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि उस वक्त हुकूमत भी 2/3 अक्सरियत नहीं रखती थी और उन्हें ये मकसद भी हासिल ज़रूर करना था, उन्होंने सादा कानून साजी से ही इस मकसद को हासिल करने की कोशिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहर भी लगा दी। वो ये कहती हैं जस्टिस आयशा मलिक अपने जजमेंट में कि आर्टिकल 199 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियारात को ख़त्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। जो बात मैं पहले आपके साथ कर रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनमें तरमीम अगर करनी है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेस साहिबान हैं वो एक बंद कमरे में बैठेंगे, फुल कोर्ट मीटिंग होगी और उस फुल कोर्ट मीटिंग ये फ़ैसला होगा कि कौन से रूल्स तब्दील करने हैं या नहीं, वो इख्तियार फुल कोर्ट का ही है।
वो ये कहती हैं कि असल सवाल ये है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील की सूरत में अपील का हक़ गैर मौसर हो जाएगा। और ये वही सवाल है जो बार बार जस्टिस आयशा मलिक ने जब फुल कोर्ट बैठा था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में, उन्होंने ये सवाल उठाया और इस पर उनका मजाक भी उड़ाया गया, उनको ट्रोल भी किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स भी चलाए गए कि ये कितनी नालायक जज हैं, इनको यही नहीं पता कि अपील के हक़ के ऊपर ये एक ही सवाल करते जा रही हैं, इनको और कोई बात नहीं मालूम, जबकि वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो आज भी उस बात को दोहरा रही हैं। जब आपने कानून में चलें, कानून में गलत है या सही है, आपने इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ दे दिया है, मगर फिर उसी आइन के आर्टिकल के तहत आप एक फुल कोर्ट बना देते हैं और उस फुल कोर्ट को बिठाकर आप कैसे इंट्रा कोर्ट अपील उस केस पर कर सकेंगे, उस फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील सुन सकेंगे। क्योंकि जो रूल है, जो असूल है वो ये है कि लेट से अगर 3 जजेस ने एक फ़ैसला दिया है तो उनके फ़ैसले के ऊपर एक इंट्रा कोर्ट अपील जब होगी, उस इंट्रा कोर्ट अपील में बैठने वाले जजेस साहिबान उन 3 जजेस साहिबान से मुख्तलिफ होंगे, मुख्तलिफ जजेस उस अपील को सुनेंगे। लेकिन जब वहीं एक फुल कोर्ट आपने बना दिया और फुल कोर्ट ही मेन केस में फ़ैसला दे देता है, उस फैसले के ऊपर फिर अपील कौन सा बेंच सुनेगा? क्योंकि वो तमाम जजेस तो ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तयाब हैं वो अपना फ़ैसला दे चुके होंगे, फिर अपील में वो कैसे अपना फ़ैसला तब्दील करेंगे? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। पता नहीं क्यों उस वक्त जस्टिस आयशा मलिक का इस एक सवाल के ऊपर ही काफ़ी हद तक मजाक भी उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। फुल कोर्ट की तश्कील से आइन के आर्टिकल 184(3) में अपील का हक़ देने का मकसद ही फोत हो गया है। तो नाज़रीन, ये वो फ़ैसला है जिसको आप कह सकते हैं, जिसका एक बेसब्री से इंतज़ार भी किया जा रहा था और अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि उन जजेस साहिबान जिन्होंने उस अक्सरियती फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया था वो दरअसल क्या सोच रखते हैं और क्या वजूहात हैं उनके उस इख्तिलाफ़ की, जो कि अब फाइनली आ चुकी हैं। एक जानिब ये भी कहा जा रहा है कि यह पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, मगर मेरी दानिश में ये इतनी ज़्यादा भी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। और मेरी दानिश में तो इन जजेस साहिबान ने अब अपना माइंड बाकायदा तौर पर डिस्क्लोज़ कर दिया है कि ये जब अगर चीफ़ जस्टिस बनते हैं तो उस सूरत में ये क्या कर सकते हैं और इनका जो एक थिंकिंग है वो क्या है, इनका माइंडसेट क्या है। जहाँ तक बात है इनके चीफ़ जस्टिस बनने की, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ कोशिशें भी की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ इतलात भी आ रही हैं कि अगर आइनी तरमीम आ जाती है जिससे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो पोस्ट है उसको 3 साल उसकी मियाद कर दी जाती है, तो उससे सबसे पहले जो मुतासिर होंगे वो जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। क्योंकि जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 साल रहेंगे और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की उम्र अभी 65 साल नहीं होगी, वो भी 3 साल के लिए चीफ़ जस्टिस बन पाएंगे। इस दौरान जब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर की रिटायरमेंट हो जाएगी और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद फिर हम देखेंगे कि जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी के टेन्योर में ही जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद की भी रिटायरमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो ये अगर तरमीम हो जाती है, और जो कि इस वक्त मुझे तो मुमकिन कम से कम नज़र नहीं आ रही, जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया उसके बाद तो उसका रास्ता बज़ाहिर रुक सा गया है, मगर लेट से अगर ऐसा होता है तो फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट एज़ अ होल क्या रद्द-ए-अमल देती है इसके ऊपर। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि क्या वो इस तरमीम को बाकायदा एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी अब कुछ इतलात मुतज़ाद आ रही हैं कि हो सकता है वो भी अब ये सोच रहे हों कि ये जो मियाद है मुद्दत मुलाजमत की, इसको बढ़ाना शायद उनके हक़ में नहीं है। हाँ, एक चीज़ और भी सोची जा रही है हुकूमत की जानिब से और उस पर शायद सुप्रीम कोर्ट भी मुत्तफ़िक हो कि तमाम जजेस की जो उम्र है, जो 65 साल है रिटायरमेंट की एज, उसको 65 से बढ़ाकर 68 साल कर दिया जाए। उससे कम से कम कोई भी जज मुतासिर नहीं होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।